हाय गाइस, दिस इज श्वेता राणा। स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल बायोलॉजी बूस्टर क्लासेस में। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्लाज्मोलाइसिस स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने 2 टाइप ऑफ सॉल्यूशन को जो है डिस्कस कर लिया था। मैं दोबारा से यहाँ पर थोड़ा सा रिवीजन आप लोगों को करा देती हूँ ताकि आपको रिकॉल हो जाए कि हमने क्या पढ़ चुके हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने बात करी थी कि प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि सिंपल सी बात है, किसी भी सेल के साइटोप्लाज्म का या प्रोटोप्लाज्म का श्रिंक हो जाना या सिकुड़ जाना क्या कहलाता है? प्लाज्मोलाइसिस कहलाता है। ठीक है, फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि यदि हम सॉल्यूशन की बात करें, जब तक हम किसी भी सेल को सॉल्यूशन के अंदर नहीं रखेंगे तब तक उसके अंदर ऑस्मोसिस का प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा, तो हम लोगों को समझ नहीं आएगा कि किस कंडीशन में जो सेल है वो प्लाज्मोलाइसिस कर रही है। तो हमें क्या है, किसी भी सेल को हमें अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन में रखना पड़ेगा ताकि हम ये जान सके कि ऐसे सेल के अंदर कौन सी चीज़ हो रही है जो वो प्लाज्मोलाइज्ड हो रही है। तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था सॉल्यूशन के बारे में कि सॉल्यूशन जो है बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, जिसमें से हमने 2 है लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए थे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो सेल ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस होता है या जो वाटर मॉलिक्यूल है जो एंट्री करते हैं वो करते हैं बीकर में प्रेजेंट वाटर से किसकी तरफ? सेल के साइटोप्लाज्म की तरफ। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब बीकर में प्रेजेंट वाटर मॉलिक्यूल्स कहाँ एंट्री कर जाते हैं? सेल के अंदर एंट्री कर जाते हैं, साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म में एंट्री कर जाते हैं। तो एंट्री करने के बाद सेल के अंदर जो लिक्विड है, जो सॉल्यूशन है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है? बढ़ जाती है, उसका अमाउंट सेल के अंदर बढ़ जाता है, जिससे सेल क्या है? साइज में इंक्रीज हो जाती है या फूल जाती है। इस टाइप की सेल को हम बोलते हैं टर्गिड सेल बोलते हैं। ठीक है, अब जो सेल के अंदर का जो साइटोप्लाज्म है वो सेल मेम्ब्रेन पर एक प्रेशर क्रिएट करता है, जिसे हमने कहा था टर्गर प्रेशर। इज दैट क्लियर? ये सब चीज़ें हमने लास्ट क्लास में पढ़ ली थी। और क्योंकि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जो क्या कहते हैं ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस है वो बीकर से सेल की तरफ होता है, तो हमने इस टाइप के ऑस्मोसिस को कहा था एंडो ऑस्मोसिस। ठीक, अब हम इसी के आगे का टॉपिक शुरू करते हैं आज की क्लास में। जो एक टाइप का सॉल्यूशन और आपका रह गया था वो था आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के बारे में। तो देखिए बच्चों, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कैसे होता है इसे भी हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। यदि हम बात करते हैं हाइपरटोनिक की तो जस्ट अपोजिट कर दीजिए हाइपोटोनिक से। हाइपोटोनिक में हमने पढ़ा था कि सॉल्यूट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कैसी होती है? कम होती है, और सॉल्वेंट की ज़्यादा होती है। लेकिन हाइपरटोनिक में सॉल्यूट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या होगी? ज़्यादा होगी। और सॉल्वेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या होगी बच्चों? कम होगी। ठीक है, क्या होगी बच्चों? कम होगी। जिस वजह से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का जो वाटर पोटेंशियल होगा वो कैसा होगा? खुद बताइए। सॉल्यूट ज़्यादा है तो वाटर पोटेंशियल ऑफ कोर्स क्या है? कम होगा। तो वाटर पोटेंशियल कैसा होगा बच्चों? कम होगा। ये चीज़ क्लियर हुई? तो ये हो गया हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के बारे में। अब आ जाते हैं हम डायग्राम के ऊपर यदि हम आते हैं तो ध्यान से देखिए, हम यहीं पर समझाएंगे दोबारा से। ये चलो दूसरा बना देती हूँ, यहाँ का भी खिचड़ी चिपक जाए आप लोगों के लिए। देखिए, वही सेम एक बीकर लेते। ठीक, हमने यहाँ पे एक बीकर ले लिया है। बीकर के अंदर हमने ऑर्गेनिक सेल रख ली है। ये होगी आपकी सेल वॉल, अंदर वाली होगी इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। वैक्यूल होगी। सॉल्यूशन भरा हुआ होगा सेल के अंदर भी एंड वैक्यूल के अंदर भी। और एक सॉल्यूशन किसके अंदर भरा हुआ होगा? बीकर के अंदर भरा हुआ होगा। ठीक है, अब क्योंकि हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो बीकर के अंदर जो सॉल्यूशन है उसमें भी सॉलिड पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, और जो सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म है उसमें भी सॉलिड पार्टिकल्स जो है प्रेजेंट होंगे। आई बात समझ में? तो ये क्या है? आपका सॉल्यूट हो गया, यहाँ पर ये सॉल्यूट हो गया। सेल के अंदर जो लिक्विड है प्रोटोप्लाज्म,
ये अगेन सेल वॉल, ये सेल मेम्ब्रेन, और ये हमारा हो गया बीकर। चलिए अब सॉल्यूशन कैसा है हमारे पास, हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। हमने एक सेल ली, सेल को हमने एक बीकर में रखा, बीकर के अंदर एक सॉल्यूशन भरा, जो कैसा सॉल्यूशन है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सॉल्यूट क्या है हमारे पास ज़्यादा है, और जो सॉल्वेंट है वो हमारे पास क्या है, कम है, जिस वजह से सॉल्यूशन का जो वाटर पोटेंशियल होता है वो कैसा होता है बच्चों, कम होता है। इतनी बात क्लियर है। ऐसा मैं उम्मीद कर रही हूँ कि मुझे बार बार इस चीज़ को यहाँ पे समझाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि क्यों हम यहाँ पर वाटर पोटेंशियल क्या है यहाँ पर कम ले रहे हैं। अब आ जाते हैं हम सेल के अंदर जो हमारा सॉल्यूशन प्रेजेंट है, यानी कि प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है। अब हमने क्या देखा कि जो प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म के अंदर सॉल्यूट की जो कॉन्सेंट्रेशन है यहाँ पर इस बार क्या है, कम है, ठीक है, कम है। और लेकिन सॉल्वेंट की क्या है, ज़्यादा है, सॉल्वेंट की क्या है, ज़्यादा है। अब ये जो सॉल्यूट की कम है, सॉल्वेंट की ज़्यादा है, तो यहाँ वाटर पोटेंशियल कैसा होगा, यहाँ वाटर पोटेंशियल होगा हाई। कैसा होगा, हाई। और ऑस्मोसिस का प्रोसेस कहाँ से होता है, वाटर पोटेंशियल जहाँ हाई हो वहाँ से वाटर पोटेंशियल जहाँ कम हो उसकी तरफ। तो अब जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं कहाँ से कहाँ की तरफ ट्रांसफ़र करेंगे, वो अब करेंगे बीकर की तरफ, यानी कि सेल के अंदर से जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव कर जाते हैं, किस में, बीकर में मूव कर जाते हैं। बीकर में मूव कर जाते हैं क्यों, क्योंकि बीकर के अंदर जो सॉल्यूशन प्रेजेंट है उसका जो वाटर पोटेंशियल है वो कम है, लेकिन सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है उसका वाटर पोटेंशियल क्या है, ज़्यादा है। और हमेशा ऑस्मोसिस की जो क्रिया होती है वो ज़्यादा वाटर पोटेंशियल से कम वाटर पोटेंशियल की तरफ होती है, जिस वजह से जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव कर जाते हैं बीकर में पड़े हुए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है। अब ये बात समझ में आई। अब इसकी देखते हैं दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन की मैं बात करूँ तो जैसे हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में देखा था, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हमने क्या देखा था कि सेल के अंदर जब वाटर मॉलिक्यूल्स क्या है एंट्री करते हैं तो सेल का साइज इंक्रीज होता चला जाता है। तो अब आप मुझे यहाँ पर एक चीज़ बताइए कि यदि सेल के अंदर से जो वाटर है वो बाहर जा रहा है, वाटर बाहर जा रहा है, तो इस कंडीशन में सेल का साइज कम होगा या बढ़ेगा, भाई नॉर्मल सी बात है। सेल के अंदर जो जितना भी उसका सॉल्यूशन भरा हुआ है, जितने उसके सॉलिड पार्टिकल्स भरे हुए हैं, यदि वो सारे के सारे कहाँ जा रहे हैं, सेल से बाहर निकल के जा रहे हैं, तो ऑटोमेटिक सी बात है कि सेल का साइज क्या हो जाता है, सेल का साइज क्या हो जाएगा बच्चों, डिक्रीज हो जाएगा, सेल साइज में घट जाएगी। या हम ऐसे कह सकते हैं कि सेल जब अपने सॉल्यूशन को क्या करेगी, जो है लेस करती जाएगी, लॉस करती जाएगी, तो एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि सेल के प्रोटोप्लाज्म जो है सारा का सारा निकल जाएगा और सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो धीरे 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 जो है सिकुड़नी शुरू हो जाएगी और सेल का साइज जो है वो कैसा हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं, इसी क्रिया को हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस तो हम ऐसा कह सकते हैं ना कि यदि हम सेल को किसी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो सेल के अंदर का जो प्रोटोप्लाज्म होता है और उसका जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बीकर में रखे हुए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ मूव करने लगते हैं। तो जिस वजह से सेल का जो साइज़ है वो कैसा हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। श्रिंक का मतलब ये है कि सिकुड़ जाता है, सिकुड़ जाता है। हाइपरटोनिक की वजह से जो प्रोसेस सेल के अंदर हो रहा है, जो सेल का प्रोटोप्लाज्म जो है सिकुड़ जा रहा है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सिकुड़ जा रही है, श्रिंक हो जा रही है, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। क्या बोलते हैं बच्चों, प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस क्लियर है। यदि हम बात करते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में हमें टारगेट वाली कंडीशन दिखाई देती है, जो सेल है वो फूल जाती है। लेकिन यदि हम बात करते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जो सेल है वो सिकुड़ जाती है, सेल की प्रोटोप्लाज्म जो है वो सिकुड़ जाता है, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म के अंदर जितना भी सॉल्यूशन भरा रहता है वो धीरे धीरे कहाँ मूव कर जाता है, बीकर में रखे हुए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की वजह से सेल के अंदर जो प्रोसेस हो रहा है वो तो ऑस्मोसिस रहा है, लेकिन ऑस्मोसिस की क्रिया के बाद सेल जो है सिकुड़ जाती है, जिस वजह से इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। ठीक है। कंडीशन यहाँ भी हमें भैया अप्लाई करनी पड़ेगी कि यदि हमें क्या है सेल को पूरी तरीके से नष्ट होने से बचाना है तो हम क्या करेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर को अप्लाई करेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या है यहाँ पर अप्लाई करेंगे और अप्लाई करने के बाद जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस है सेल के अंदर रुक जाएगा।
क्लियर है इस बात को? टर्गर प्रेशर यहाँ भी अप्लाई होगा। टर्गर प्रेशर देखिए, अब हाइपरटोनिक की बात करें या हाइपोटोनिक की बात करें, दोनों ही कंडीशन में हमें टर्गर प्रेशर भी देखना है और हमें ऑस्मोटिक प्रेशर भी देखना है। ठीक है, दोनों ही कंडीशन में हमें टर्गर प्रेशर भी देखना है और ऑस्मोटिक प्रेशर भी देखना है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जो कब है टर्गर प्रेशर नेगेटिव होगा, कब ऑस्मोटिक प्रेशर नेगेटिव होगा, कब पॉजिटिव होगा। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं। यदि हम बात करते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की, हाइपर की, और हम बात करेंगे हाइपो की, क्योंकि आइसो में तो कुछ फ़र्क पड़ने वाला है नहीं बच्चों, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में वहाँ पर सॉल्यूशन में दोनों का ही कॉन्सेंट्रेशन सेम है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें ऑस्मोटिक प्रेशर की और टर्गर प्रेशर की, ठीक है। अब पहले हम बात करते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या हुआ था? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या हमें टर्गर प्रेशर लगाने की ज़रूरत पड़ी थी? टर्गर प्रेशर तो यहाँ भी अप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पानी बाहर से अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है, तो टर्गर प्रेशर तो यहाँ भी लग रहा है। जो है प्रेशर तो हमें लगाना पड़ रहा है वॉल के ऊपर, लेकिन यहाँ पे क्या है, वॉल जो है खींच रही है। वॉल क्या है, खींच जा रही है, सारा वॉल जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन खींच रही है। टर्गर प्रेशर खींच के लगाना पड़ रहा है। और यदि मैंने बताया था कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है यहाँ पर खींच कर यदि किसी चीज़ में हम लगाते हैं, पुल करने की हमें ज़रूरत पड़ती है ऑस्मोटिक प्रेशर में, तो वो हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव होता है। ये चीज़ मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई करने के लिए यदि हमें खींचने की ज़रूरत पड़ रही है या हम किसी चीज़ में खींचकर ऑस्मोटिक प्रेशर लगा रहे हैं, तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पॉजिटिव से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, खिंचाव हो रहा है ना, कि उसका क्या कहते हैं, उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो खींच रही है, खींचकर सिकुड़ रही है ना, खींच रही है, सिकुड़ रही है, फूल तो नहीं रही ना, धक्का तो नहीं दे रही है ना, नॉर्मल सी बात है। तो यहाँ पर जो ऑस्मोटिक प्रेशर लगेगा वो खींचने की वजह से लगता है, तो वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और हम पढ़ चुके हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो टर्गर प्रेशर के बराबर होता है, तो यहाँ पर इसका टर्गर प्रेशर भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन यदि हम बात करते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जो टर्गर प्रेशर था वो क्या कर रहा था, वो धक्का दे रहा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, धक्का दे रहा था ताकि जो सेल है वो फूल जाए, धक्का दे रहा है। तो यहाँ पर जो ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई होगा वो भी पुश करने वाला होगा, धक्का देने वाला होगा। और धक्का देने वाला यदि हम ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। और वी कैन से दैट कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑलवेज इक्वल टू टर्गर प्रेशर, दैट्स व्हाई टर्गर प्रेशर इज ऑल्सो पॉजिटिव। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? सॉरी, नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है कि हाइपरटोनिक कंडीशन में जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो पॉजिटिव होगा, तो टर्गर प्रेशर भी पॉजिटिव होगा। हाइपोटोनिक कंडीशन में ऑस्मोटिक प्रेशर यदि नेगेटिव है तो टर्गर प्रेशर भी नेगेटिव होगा। टर्गर प्रेशर आर टोटली डिपेंड ऑन ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर आर टोटली डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट की, सॉल्यूशन के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट जो है कितनी है, सॉल्यूट की जो मात्रा है वो कितनी है सॉल्यूशन के अंदर, उसके ऊपर ही पूरी तरीके से डिपेंड करता है हमारा लगने वाला ऑस्मोटिक प्रेशर। आई बात समझ में बच्चों? तो ये बात हो गई हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के बारे में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ना आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हाइपरटोनिक में कंडीशन क्या होती है, हाइपरटोनिक में कंडीशन होती है कि जो सेल का साइटोप्लाज्म है या प्रोटोप्लाज्म है वो उसके अंदर जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, डेट मीन जो वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, वो सेल के अंदर से कहाँ एग्जिट कर जाते हैं, बीकर में एग्जिट कर जाते हैं। तो यहाँ पर क्या प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पर एग्जिट का प्रोसेस हो रहा है from the cytoplasm to the बीकर, ठीक है। समझ रहे हैं ना आप लोग? देखिए ऑस्मोसिस को भी यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं कि जो ऑस्मोसिस है वो दो टाइप का होता है। जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस है वो दो टाइप का होता है। एक तो होता है आपका एंडो ऑस्मोसिस और एक होता है आपका एक्सो ऑस्मोसिस, ठीक है। एंडो ऑस्मोसिस वाली कंडीशन तो आपको समझ में आ गई कि जब जो वाटर मॉलिक्यूल है वो कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, जब वो ट्रांसफ़र करते हैं बीकर से, ठीक है, बीकर से किसकी तरफ, सेल की तरफ, टूवर्ड्स द सेल, ठीक है, टूवर्ड्स
द सेल, सेल की तरफ एंट्री करते हैं, ठीक है। अब इसे हम कहेंगे एंडोऑस्मोसिस, क्योंकि जो एक्सटर्नल सॉल्यूशन है उससे एंट्री कर रहे हैं किसके अंदर, इंटरनल सॉल्यूशन की तरफ। लेकिन यदि हम बात करें एक्सोऑस्मोसिस की, तो एक्सोऑस्मोसिस की जो कंडीशन है उसमें क्या होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल है वो कहाँ से कहाँ ट्रांसफर करते हैं, वो करते हैं इंटरनल सॉल्यूशन से किसकी तरफ, टूवर्ड्स द एक्सटर्नल सॉल्यूशन। और एक्सटर्नल सॉल्यूशन कहाँ होगा आपका, बीकर में होगा। हमने अभी पढ़ा ना कि एक्सटर्नल सॉल्यूशन कहाँ होगा, हमारा बीकर में होगा। अब इस टाइप के प्रोसेस को या इस टाइप के ऑस्मोसिस को हम बोलते हैं एक्सोऑस्मोसिस। क्यों, यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल है वो एग्जिट कर रहा है, किससे एग्जिट कर रहा है, सेल से एग्जिट कर रहा है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि EN से आप रिलेट कर सकते हैं, एंट्री कर रहा है, वाटर मॉलिक्यूल्स एंट्री कर रहे हैं सेल में। और X से आप जो है यहाँ पर रिलेट कर सकते हैं कि एग्जिट, मतलब जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो एग्जिट कर रहे हैं फ्रॉम दी सेल्स टूवर्ड्स दी बीकर, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हुई, तो इस तरीके से भी आप लोग समझ सकते हैं। दूसरी बात, एंडोऑस्मोसिस हमेशा किस टाइप के सॉल्यूशन में होता है बच्चों, वो होता है आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। और जो एक्सोऑस्मोसिस होगा वो हमेशा होगा हाइपरटोनिक टाइप के सॉल्यूशन में। क्लियर, ये कुछ बातें हैं यहाँ पर जो क्लियर हो गई हैं, हमने पढ़ लिया है। अब हमारे पास सॉल्यूशन हमने पढ़ लिया, आइसोटोनिक सॉल्यूशन पढ़ लिया, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन पढ़ लिया, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन पढ़ लिया, इसमें हमने टर्गर प्रेशर भी पढ़ लिया है। अच्छा, मैंने आप लोगों को 2 कंडीशन बताई, टर्गिट और फ्लैसिड मैंने आप लोगों को बता दी थी। एक बार यहाँ पर दोबारा सुन लीजिए कि टर्गिट वो कंडीशन होगी जब सेल के अंदर जो वाटर है वो एंट्री करता है, जिससे सेल फूल जाती है, सेल का साइज इंक्रीज हो जाता है, तो दिस फिनोमिनन इज नोन एज टर्गिट। लेकिन फ्लैसिड क्या है, फ्लैसिड वो कंडीशन है जब सेल को हम आइसोटोनिक वाले सॉल्यूशन में रखते हैं। दैट मीन्स सेल के अंदर और बाहर किसी भी टाइप के वाटर मॉलिक्यूल का एक्सचेंज नहीं होता है, ना तो सेल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल एंट्री करते हैं और ना ही सेल से बाहर की तरफ वाटर मॉलिक्यूल क्या है वो एग्जिट करते हैं। मतलब सेल की साइज पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, उनके अंदर ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता ही नहीं है। तो उस टाइप की जो नॉर्मल साइज ऑफ सेल जो होगा वो क्या कहलाता है, उस टाइप की सेल कहलाती है आपकी फ्लैसिड सेल, ठीक है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हमने क्या पढ़ा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हमने पढ़ा कि सेल के अंदर का जितना भी साइटोप्लाज्म है या जितना भी प्रोटोप्लाज्म है वो सारा का सारा कहाँ मूव कर जाता है, जो मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के वो कहाँ मूव कर जाते हैं, बीकर में मूव कर जाते हैं। अब जैसे जैसे उसके सेल के अंदर प्रेजेंट या सेल के वैक्यूल में प्रेजेंट जो साइटोप्लाज्म है या जो प्रोटोप्लाज्म है, जो वैक्यूल सैप है, जब उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं सोलवेंट के वो धीरे धीरे सारे ट्रांसफर कर जाएंगे टुवर्ड्स द बीकर, तो क्या कंडीशन आएगी, ये कंडीशन आएगी कि जो सेल की सेल मेम्ब्रेन है वो क्या है, सिकुड़ने लग जाती है। सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन है वो सिकुड़ने लग जाती है, और इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। तो एक्सोऑस्मोसिस के प्रोसेस में या हाइपरटोनिक के प्रोसेस में जो सेल है वो कैसी होती है, प्लाज्मोलाइज्ड। कैसी होती है बच्चों, प्लाज्मोलाइज्ड। क्यों, क्योंकि उसके अंदर कौन सा प्रोसेस होता है, प्लाज्मोलाइसिस का प्रोसेस होता है, ठीक है, प्लाज्मोलाइसिस का प्रोसेस होता है, ठीक है। ये सब बातें आप लोगों को क्लियर हो गई हैं, किसी को कोई डाउट, अब मैं समझ रही हूँ कि आपको जो प्लाज्मोलाइसिस का जो कंसेप्ट है वो आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। फिर भी कोई डाउट होगा तो मैं हूँ आप लोगों के लिए अवेलेबल, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए इससे आगे का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। एक सिंपल सा टॉपिक और बचा है आपका वाटर प्लांट रिलेशन में है, जिसका नाम है इम्बाइबिशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट टॉपिक होगा आपका वाटर प्लांट रिलेशनशिप से रिलेटेड लास्ट टॉपिक होगा। इसके बाद हम टॉपिक लेंगे वो हम लेंगे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है ना। तो इसे हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इम्बाइबिशन होता क्या है, इम्बाइबिशन क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसके द्वारा या जिसमें कोई भी सॉलिड चीज़ जो होती है या कोई भी सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करके अपने वॉल्यूम को इंक्रीज कर लेते हैं या अपने साइज को इंक्रीज कर लेते हैं। आई बात समझ में, सिंपल सी बात समझ लीजिए कि क्या है। अब
इम्बाइबिशन एक प्रोसेस है जिसमें कोई भी सॉलिड पार्टिकल्स क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और अपने साइज में या अपने वॉल्यूम में क्या है, इंक्रीजमेंट कर लेते हैं। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज इम्बाइबिशन। ठीक है, सॉलिड पार्टिकल्स की हम बात कर रहे हैं तो सॉलिड पार्टिकल्स में कुछ भी हो सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि वो पार्टिकल ऐसा होना चाहिए कि या वो चीज़ ऐसी होनी चाहिए जो वाटर को एब्जॉर्ब कर सके, मतलब उसके अंदर इतनी कैपेसिटी हो कि वो वाटर को एब्जॉर्ब कर सके। ऐसा नहीं है कि हमने बात करी है कि कोई भी चीज़ हो सकती है सॉलिड, तो मान लीजिए आपने पानी के अंदर गिलास डाल दिया या पानी के अंदर लोहा डाल दिया, ठीक है ना, क्योंकि आप ये सोचने लगे कि मैडम ने कहा था कि कोई भी सॉलिड चीज़ डाल सकते हैं हम पानी के अंदर, वो पानी को एब्जॉर्ब करके अपने वॉल्यूम में इंक्रीज कर लेगी। लेकिन नहीं बच्चों, यहाँ पर हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो भी एब्जॉर्बेंट हम यूज़ कर रहे हैं या जो भी चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं किसके प्रोसेस के लिए, इम्बाइबिशन के प्रोसेस के लिए, वो चीज़ या वो वस्तु या वो पार्टिकल्स कैसा होना चाहिए, उसके अंदर इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो वाटर को एब्जॉर्ब कर सके, इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। तो इम्बाइबिशन क्या है, प्रोसेस है, एक प्रोसेस है, या मैं ऐसा कह सकती हूँ कि ये एक स्पेशल टाइप है किसका बच्चों, ऑस्मोसिस का एक स्पेशल टाइप है जिसमें क्या होता है, कोई भी सॉलिड पार्टिकल्स या थिंग, कोई भी वस्तु, ठीक है, क्या करती है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है और एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करती है, अपने वॉल्यूम में इंक्रीजमेंट करती है या अपने वॉल्यूम को क्या करती है बच्चों, इंक्रीज करती है। आई बात समझ में, एब्जॉर्ब करती है और अपने वॉल्यूम को इंक्रीज करती है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इम्बाइबिशन बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम इसे ऑस्मोसिस का क्यों टाइप बोल रहे हैं, क्योंकि अब तक हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं वो सारी की सारी ऑस्मोसिस से ही रिलेटेड हैं। ऑस्मोसिस क्या था, ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस है वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट किसकी तरफ, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। जब हमने क्या पढ़ा था, प्लाज्मोलाइसिस पढ़ा था, तो उसमें भी हमने सेम कंडीशन देखी थी कि जो पानी है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रहा है, ठीक है। यदि हमने डिफ्यूजन का प्रोसेस देखा था तो उसमें भी हमने यही कंडीशन देखी थी कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ पानी ट्रांसफर हो रहा है। और कहने का मतलब ये है कि जो ऑस्मोसिस है इसमें क्या है, पानी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है। तो इसमें भी तो यही हो रहा है ना, जो पानी है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वो कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होंगे, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ट्रांसफर होंगे। दैट मीन्स वी कैन से दैट इट इज़ ऑल्सो द टाइप ऑफ अ ऑस्मोसिस, ठीक है। तो ये भी एक ऑस्मोसिस का ही प्रकार है, क्योंकि इसमें भी जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होते हैं, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि मैंने क्या करा, मैंने एक लकड़ी के टुकड़े को किस में डाल दिया, पानी में डाल दिया। मैंने एक लकड़ी के टुकड़े को पानी में डाल दिया। आप लोगों ने यदि ऐसा कभी देखा हो तो क्या है, लकड़ी जो है पानी में डालने के बाद फूल जाती है। यदि आप लोगों ने अपने घर में किसी से सुना हो या अपनी मम्मी वगैरह से सुना हो, बहुत बार ऐसा होता है जब हम सफाई वगैरह करते हैं, घर की क्लीनिंग करते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि कभी भी जो लकड़ी वाला एरिया होता है या जहाँ पर लकड़ी की चीज़ें प्रेजेंट होती हैं वहाँ पर हम कभी भी पानी नहीं मारते, क्योंकि क्या सुनने को मिलता है, अरे वहाँ लकड़ी का बना हुआ गेट था, तुमने वहाँ पानी गिर दिया, अब वो लकड़ी फूल जाएगी। सुना होगा ना आप लोगों ने, सुना होगा, डेफिनेटली सुना होगा। नहीं सुना होगा तो अपनी मम्मी से पूछना, और नहीं पूछना तो क्या करना, आज जाके यदि आपके कहीं पे लकड़ी का गेट हो ना आपके घर में, जाके वहाँ पानी मारना, देखना आपकी मम्मी का क्या रिएक्शन होगा, डेफिनेटली देखना। देखिए बच्चों, नॉर्मल सी बात ये है कि यदि हम एक लकड़ी के टुकड़े को उठाकर किस में गिर दे, पानी में डाल देते हैं, तो हम कुछ समय बाद देखते हैं कि लकड़ी का जो टुकड़ा है वो थोड़ा भारी हो जाता है, क्योंकि उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। क्यों इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि लकड़ी के टुकड़े में ये कैपेसिटी पाई जाती है कि वो वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर सके। दैट मीन्स लकड़ी का जो टुकड़ा है, यहाँ पे जो वुड है वो क्या है, एक एब्जॉर्बेंट है। वो क्या कर रही है, इम्बाइबिशन का प्रोसेस कर रही है, ठीक है। हमने क्या पढ़ा है, लकड़ी का टुकड़ा क्या है, एक सॉलिड थिंग है, यहाँ पर वो वर्क कर रही है किसका, इम्बाइबिशन का प्रोसेस कर रही है, जिसके थ्रू वो क्या कर रही है, वाटर को एब्जॉर्ब कर रही है। वाटर को एब्जॉर्ब करके वो अपने वॉल्यूम में इंक्रीजमेंट कर रही है, अपने भार में वृद्धि कर रही है, अपने साइज में वृद्धि कर रही है। तो इस वजह से जो यहाँ पर लकड़ी का टुकड़ा है
वो एब्जॉर्बेंट की तरह वर्क करता है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल आप इसका ये समझ सकते हैं, जर्मिनेशन ऑफ सीड। जर्मिनेशन ऑफ सीड की मैं बात करूँ, सीड, ठीक है, यदि आप लोगों ने कभी खेती बाड़ी में ध्यान दिया हो या आपके घर में ये चीज़ें होती हों, तो यदि आपने बीज देखा होगा तो बीज क्या होता है, एक टाइप का सॉलिड चीज़ होता है। सॉलिड चीज़ होता है, उसे हम सॉइल में दबा देते हैं, उसे बो देते हैं, तो फिर क्या है, कुछ टाइम बाद जब उसमें हम वाटर डालते हैं तो वो जर्मिनेट करता है, जर्मिनेट करके एक प्लांट में डेवलप हो जाता है, राइट। तो उसमें हो क्या रहा है भाई, एक सॉलिड चीज है हमारे पास जिसे हम बीज कह रहे हैं, बीज को हमने पानी दिया। अब बीज के अंदर भी तो कुछ ना कुछ प्रोसेस हुआ होगा ना भाई, कुछ ना कुछ उसने ऐसी क्रिया करी होगी वाटर के और अपने बीच, जिससे वो वाटर को एब्जॉर्ब करके क्या करा, जर्मिनेट कर गया, एक डेवलप प्लांट में डेवलप हो गया है। तो यही कहने का मतलब है यहाँ पर कि जो बीज है, वो सीड जो है, वो क्या है, एक सॉलिड चीज है, एक सॉलिड पार्टिकल है हमारे पास। जब हम उसे सॉइल में बोते हैं, फिर सॉइल में हम क्या देते हैं, वाटर देते हैं, तो वो इम्बाइबिशन के प्रोसेस के थ्रू वाटर पार्टिकल को एब्जॉर्ब कर लेता है या वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और फिर क्या होता है, फिर उनमें जर्मिनेशन शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर एक सिंपल सा एग्जाम्पल आप लोग याद रखिए, जर्मिनेशन ऑफ सीड। ठीक है, क्लियर है। देखिए जो इम्बाइबिशन का प्रोसेस है ना, ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो ये डिपेंड करता है प्रेशर ग्रेडियंट पर, ठीक है, एक तो ये डिपेंड करता है प्रेशर ग्रेडियंट पर, और एक ये डिपेंड करता है कि जो भी एब्जॉर्बेंट हम यूज़ कर रहे हैं उसकी एफिशिएंसी क्या है, उसकी एफिशिएंसी क्या है वाटर के साथ। ठीक है, देखिए हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है बिल्कुल, जब भी हम इम्बाइबिशन का प्रोसेस करते हैं तो हमें ये चीज़ बिल्कुल ध्यान होनी चाहिए, दिमाग में जो है ये चीज़ बैठ जानी चाहिए कि इम्बाइबिशन का प्रोसेस तभी होगा जब हम वाटर सरफेस पर किसी ऐसे एब्जॉर्बेंट का यूज़ करें जिसकी एफिशिएंसी किसके साथ रिलेट करती हो, वाटर के साथ रिलेट करती हो। कहने का मतलब ये है कि हमें इस चीज़ को याद रखना पड़ेगा, हमें इस बात का क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस भी चीज़ के लिए या जिस भी पार्टिकल के लिए हम इम्बाइबिशन का प्रोसेस कर रहे हैं, तो उसकी एफिशिएंसी वाटर के साथ ऐसी हो कि वो वाटर को एब्जॉर्ब कर सके। बिल्कुल भी ये मत मान कर चलिए कि आपने, यदि मान लीजिए ये पैन है, ये प्लास्टिक का पैन है, आपने वाटर में ध्यान डाल दिया और आप बड़े खुश हो रहे हैं कि हाँ हम तो भैया क्या करने जा रहे हैं, इम्बाइबिशन का प्रोसेस करने वाले हैं। तो ना बच्चों ना, बिल्कुल नहीं होगा इम्बाइबिशन का प्रोसेस, क्योंकि प्लास्टिक के अंदर क्या है, कैपेसिटी होगी ही नहीं, उसकी एफिशिएंसी वाटर मॉलिक्यूल के साथ होगी ही नहीं वाटर को एब्जॉर्ब करने की। यदि आपने सपोज दैट कोई भी स्टील का बर्तन लेकर, कोई भी स्टील की चीज़ लेकर वाटर में डाल दी, वाटर सरफेस पर डाल दी, और आप बड़े खुश हो रहे हैं कि अब हमें इम्बाइबिशन का प्रोसेस देखने को मिलेगा, तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं ना कि हम जिस भी एब्जॉर्बेंट का यूज़ कर रहे हैं इम्बाइबिशन के प्रोसेस के लिए, उसके अंदर ये एफिशिएंसी होनी चाहिए कि वो वाटर सरफेस को एब्जॉर्ब कर सके। तो कहने का मतलब ये है कि हम जिस भी सॉलिड पार्टिकल के अंदर या जिस भी वस्तु के अंदर या जिस भी चीज़ के अंदर इम्बाइबिशन का प्रोसेस चाहते हैं, तो हमें एक तो उसके प्रेशर ग्रेडियंट का ध्यान रखना पड़ता है। किसका ध्यान रखना पड़ता है? तो यहाँ पर जो इम्बाइबिशन का प्रोसेस है, यहाँ पर वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो वो डिपेंड करता है प्रेशर ग्रेडियंट पर। प्रेशर ग्रेडियंट, देखिए प्रेशर ग्रेडियंट से मतलब वही है कि जो वाटर है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वो कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे बच्चों, हाई से लो की तरफ ट्रांसफ़र करेंगे, हाई से लो की तरफ क्या है वो ट्रांसफ़र होंगे। तो प्रेशर ग्रेडियंट पे क्या है, ये डिपेंड करेगा कि मतलब प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है। प्रेशर ग्रेडियंट वही ना कि उसके अंदर जो सॉलिड प्रेजेंट है, सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, जहाँ सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी तो वहाँ क्या है, वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होगा। वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो जो फ्लो ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होगा वो हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ होगा। क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि ये भी किसका टाइप है, एक ऑस्मोसिस का ही टाइप है। तो ये वो चीज़ है, ठीक है। दूसरी मैंने आप लोगों को बताया कि एफिशिएंसी का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस भी एब्जॉर्बेंट का यूज़ हम इम्बाइबिशन के प्रोसेस के लिए कर रहे हैं, उसके अंदर ये क्षमता होनी चाहिए कि वो वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन कौन से, देखिए एक एग्जांपल तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। एक तो आप किसका एग्जांपल ले सकते हैं, जर्मिनेशन ऑफ सीड का एग्जांपल ले सकते हैं, जो कि एक कॉमन एग्जांपल है।
ज़्यादा इसमें हमें दिमाग मारने की ज़रूरत नहीं है, एक नॉर्मल सी बात है। सीड क्या है? सीड हमारे पास एक कोई भी सॉलिड चीज़ है, इसे क्या करा हमने, सॉइल में बो दिया, सॉइल में दबा दिया, फिर हमने इसमें वाटर दिया। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि इसमें जर्मिनेशन शुरू हो जाता है। तो वो जर्मिनेशन शुरू क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो सीड है वो एक सॉलिड चीज़ है, और अभी हमने पढ़ा है कि सॉलिड चीज़ जब भी वाटर को एब्जॉर्ब करके अपने साइज में इंक्रीजमेंट करती है, अपने वॉल्यूम में इंक्रीजमेंट करती है, तो दिस प्रोसेस इज नॉन एज इम्बाइबिशन। तो सीड जर्मिनेशन में यही प्रोसेस होता है जिससे वो जर्मिनेट करके एक न्यू प्लांट में क्या है, डेवलप हो जाती है। इसके अलावा हम और एग्जांपल भी देख लेते हैं। एक होता है अगार अगार। अगार अगार आपने यदि नाम सुना हो, एक अगार अगार क्या है, एल्गी होती है जिससे बहुत सारी यूजफुल चीज़ें भी बनती हैं। अगार अगार क्या है, एक पाउडर है, एक पाउडर का फॉर्म होता है अगार अगार। तो क्योंकि ये भी सॉलिड है तो इसके अंदर भी जो है क्षमता पाई जाती है कि ये इम्बाइबिशन का प्रोसेस कर सके। इसके अलावा जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं और क्या कहते हैं, पैक्टिन मॉलिक्यूल्स होते हैं, स्टार्च मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, एटसेट्रा। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब जो है ये सब सॉलिड फॉर्म में आएंगे, और इस सॉलिड फॉर्म को जब हम लिक्विड फॉर्म में डालेंगे, डैट मीन्स किस में डालेंगे, वाटर में डालेंगे, वाटर की सरफेस पर डालेंगे, तो इनके बीच क्या प्रोसेस होगा, इम्बाइबिशन का प्रोसेस होगा, जिसके थ्रू ये क्या करेंगे, अपने वॉल्यूम में इंक्रीजमेंट करेंगे या अपने वॉल्यूम में बढ़ोतरी करेंगे। दिस प्रोसेस इज नोन एज इम्बाइबिशन। क्लियर है? ज़्यादा कुछ जो है यहाँ पर पढ़ने के लिए है नहीं, बस सिंपल सी बात आप लोगों को समझनी है कि इम्बाइबिशन क्या है। इम्बाइबिशन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई भी सॉलिड पार्टिकल्स या कोई भी सॉलिड चीज़ क्या करती है, वाटर को एब्जॉर्ब करके अपने वॉल्यूम में इंक्रीज कर लेती है। और ये डिपेंड करता है एक तो एफिशिएंसी की, जो भी एब्जॉर्बेंट हम यूज़ कर रहे हैं इम्बाइब होने के लिए या इम्बाइबिशन के प्रोसेस के लिए, उसकी एफिशिएंसी वाटर को एब्जॉर्ब करने की क्या है, और दूसरा उसके प्रेशर ग्रेडियंट पर, क्योंकि ये ऑस्मोसिस का ही एक टाइप है। तो ये हमेशा जो वाटर फ्लो है वो हमेशा हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होगा। तो ये कुछ बातें जो हैं आपको इम्बाइबिशन से रिलेटेड याद रखनी है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हमारा कंप्लीटली जो मैं कह सकती हूँ कंप्लीट हो चुका है वाटर प्लांट रिलेशन। हमने वाटर प्लांट रिलेशन पढ़ा है, उसमें हमने अलग अलग टाइप की चीज़ें पढ़ी। ठीक, डिफ्यूज़न भी हम कह सकते हैं यहाँ पढ़ा है हमने, और ऑस्मोसिस भी हमने यहाँ पढ़ा है, और प्लाज्मोलाइसिस हमने यहाँ पढ़ा है, और इम्बाइबिशन हमने यहाँ पढ़ा। अब देखिए कुछ फैक्ट्स हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना कहीं ना कहीं किससे बार बार इन चीज़ों में क्या रिपीट हो रहा है, वाटर पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल, प्रेशर ग्रेडियंट, सॉल्यूट ग्रेडियंट, और आपके ऑस्मोटिक प्रेशर और टर्गर प्रेशर, ये सब चीज़ें यहाँ पर रिपीट हो रही हैं। तो मैं ना एक थोड़ा सा जो बेसिक फैक्ट हैं इसके आप लोगों को बता देती हूँ, यदि आप लोग भूल गए हैं या आप लोगों को याद नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या है एक ओवरऑल व्यू ले लेते हैं जितने भी टॉपिक हम लोगों ने प्लांट वाटर रिलेशन से पढ़े हैं, ताकि आप लोगों को यदि कोई डाउट है या कुछ चीज़ें आपके दिमाग में खटक रही हैं या आप भूल गए हैं कि भाई वाटर पोटेंशियल को किससे रिप्रेजेंट करते थे, सॉलिड पोटेंशियल को हम किससे रिप्रेजेंट करते थे, और ऑस्मोसिस के प्रोसेस में जो वाटर है कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये सब चीज़ें मैं आपको जल्दी से यहाँ पर एक बार रिवीजन करा देती हूँ। ठीक है, शुरू से हम लेके चलेंगे ऑस्मोसिस के प्रोसेस से, क्योंकि सारी जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं किससे रिलेट कर रही हैं, ऑस्मोसिस से रिलेट कर रही हैं। तो हम सबसे पहले ऑस्मोसिस से ही लेकर चलते हैं। मेन चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ बता देती हूँ ताकि आप लोगों को क्या है पूरी तरीके से क्लियर हो जाए वाटर प्लांट रिलेशन के अंदर हमने जितने भी टाइप की मैकेनिज्म पढ़ी है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने मेन चीज़ ये पढ़ी है कि जो अलग अलग टाइप से वाटर के अंदर प्लांट के अंदर वाटर मॉलिक्यूल का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो हमेशा कैसे होता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से होता है बच्चों, लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। ठीक है, लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। इस प्रोसेस को हम बेसिकली क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस इस प्रोसेस को हम कहते हैं। ये चीज़ हमने पढ़ी। फिर हमने पढ़ा कि क्या है, यदि हमें कोई भी सॉल्यूशन बनाना है, तो सॉल्यूशन में हमारे पास दो चीज़ें मेन होनी चाहिए। एक तो सॉल्वेंट हमारे पास होना चाहिए, एक हमारे पास होना चाहिए बच्चों सॉल्यूट। ठीक है, सॉल्वेंट में बेसिकली हम यूज़ करते हैं वाटर। ठीक, वाटर हम लोग यूज़ करते हैं। सॉल्यूट में मैंने आप लोगों को बताया था कि आयंस भी हो सकते हैं, यहाँ पर आपके पास कोई भी प्रोटीन मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, आपके पास कोई भी कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल भी हो सकती हैं। ये सब चीज़ें जो है सॉल्यूट हो सकती हैं। ठीक,
अब होता क्या है कि जो सोलवेंट है, सोलवेंट उसे कहते हैं जो अपने अंदर सॉल्यूट को घोल ले, ठीक है। घोलने वाला पदार्थ जो है सोलवेंट कहलाता है और घुलने वाला जो पदार्थ है वो क्या कहलाता है, सॉल्यूट कहलाता है, ठीक। अब हमने नेक्स्ट जो बात यहाँ पर जानी थी वो जानी थी हमने वाटर पोटेंशियल के बारे में। वाटर पोटेंशियल के बारे में जाना था हमने, क्या जाना था, हमने जाना था कि किसी भी सॉल्यूशन का जो वाटर पोटेंशियल है, वाटर पोटेंशियल है वो टोटली डिपेंड करता है, टोटली डिपेंड करता है किसके ऊपर करता है बच्चों, बताइए, पढ़ा चुकी हूँ मैं सब आप लोगों को। टोटली डिपेंड करता है कि सॉल्यूशन के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट कितना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट कितना है। यहाँ पर हम लोगों ने दो चीज़ें जानी थी कि यदि सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट है वो ज़्यादा है, वो ज़्यादा है, और जो सोलवेंट है वो क्या है, कम है, कम है, ठीक। सॉल्यूट ज़्यादा है और सोलवेंट कम है, तो उस कंडीशन में जो सोलवेंट है उनको ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगा, यानी कि जो वाटर मॉलिक्यूल है उनको ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगा। तो इस कंडीशन में जो वाटर पोटेंशियल होता है, जो वाटर पोटेंशियल होता है वो हमेशा कैसा होता है बच्चों, कम होता है। कैसा होता है बच्चों, कम होता है, ठीक। और यदि किसी सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है वो कम है और जो सोलवेंट है वो क्या है बच्चों, ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में हम सिर्फ यहाँ वाले सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। वैसे तो बेसिकली जब जैसे सॉल्यूट हम ऐड कर देते हैं तुरंत किसके अंदर, वाटर के अंदर, तुरंत ही उसका वाटर पोटेंशियल क्या है, घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है। लेकिन हम सिर्फ दो सॉल्यूशन की यहाँ पर बात कर रहे हैं और हमारे पास कौन से सॉल्यूशन है, ये ऐसे सॉल्यूशन है, ऐसे सॉल्यूशन है जहाँ पर हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट को डिस्कस कर रहे हैं। यदि कोई हमारे पास सॉल्यूशन ऐसा है जिसमें सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन कम है तो उसका जो वाटर पोटेंशियल होगा वो कम होगा, और यदि सॉल्यूट ज़्यादा है तो उसका जो वाटर पोटेंशियल है वो कम होगा, और जो सॉल्यूट क्या है, कम है, और सोलवेंट ज़्यादा है तो यहाँ पर जो वाटर पोटेंशियल है वो कैसा होगा बच्चों, ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा। ये चीज़ क्या है, हम लोगों ने पढ़ी वाटर पोटेंशियल के बारे में। सॉल्यूट पोटेंशियल क्या है, सॉल्यूट पोटेंशियल वही है कि सॉल्यूट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी मूवमेंट कर रहे हैं, तो सॉल्यूट से रिलेटेड जो पोटेंशियल था उसे हमने क्या बोल दिया था, सॉल्यूट पोटेंशियल बोल दिया था, जिसको हमने साई एस से रिप्रेजेंट किया था। टोटली डिपेंड करता है, वाटर पोटेंशियल इक्वल होता है किसके, सॉल्यूट पोटेंशियल के। कहने का मतलब ये है कि किसी भी सॉल्यूशन का वाटर सॉल्यूट पोटेंशियल जितना होगा उतना ही उसका वाटर पोटेंशियल होगा। ये चीज़ मैंने आप लोगों को समझाई थी, ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ी। और हमने क्या पढ़ा, एक हमने पढ़ा था यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। क्या पढ़ा था बच्चों, ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब किसी भी सेल के अंदर या किसी भी प्लांट के अंदर ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है तो उसको रोकने के लिए क्या है, हमें एक एक्सटर्नल प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं, जो हमेशा हम किसकी सहायता से लगाते हैं, पिस्टन की सहायता से लगाते हैं। यहाँ पर हम क्या है, बेसिकली दो कंडीशन देखते हैं, या तो हम प्रेशर को दबाकर लगाते हैं या हम प्रेशर को खींच कर लगाते हैं। तो यदि हम प्रेशर को खींच कर लगा रहे हैं तो हमेशा प्रेशर कैसा होता है, या ऑस्मोटिक प्रेशर कैसा होता है, नेगेटिव होता है। और यदि हम प्रेशर कैसे लगाते हैं, धक्का लगाते हैं, उसे दबाकर लगा रहे हैं, पुश करके लगा रहे हैं, तो यहाँ पर जो प्रेशर होता है वो कैसा होता है बच्चों, पॉजिटिव होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर इज ऑल्सो नोन एज प्रेशर पोटेंशियल, ठीक है। एक चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर ये पढ़ी, ठीक। जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसे ही प्रेशर पोटेंशियल बोलते हैं, और जो सॉलिड पोटेंशियल है वो हमेशा वाटर पोटेंशियल के इक्वल होता है, और जो प्रेशर पोटेंशियल है वो भी किसके बराबर होता है, सॉल्यूट पोटेंशियल के बराबर होता है। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि जिस भी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन जितनी होगी, यानी कि सॉल्यूट पोटेंशियल जितना होगा, हमें उतनी ही ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर लगाने की जरूरत पड़ेगी। सपोज दैट किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, -10 है, तो हमें उसके ऊपर जो ऑस्मोटिक प्रेशर लगाना पड़ेगा, कितना लगाना पड़ेगा, -10 ही लगाना पड़ेगा। तो उसका मतलब जो उसके अंदर प्रेशर पोटेंशियल है वो भी कितना हुआ, -10 हुआ, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है। अच्छा, नेगेटिव और पॉजिटिव हमेशा डिपेंड ये करेगा कि हम जो प्रेशर है वो दबाकर यानी कि पुश करके लगा रहे हैं या हम पुल करके लगा रहे हैं, मतलब खींच कर लगा रहे हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं ना कि
कि जो वाटर पोटेंशियल है वो किसके बराबर होता है, सॉलिड पोटेंशियल के बराबर होता है। और कि सॉलिड पोटेंशियल किसके बराबर होता है बच्चों, हमेशा प्रेशर पोटेंशियल के बराबर होता है। तो कहीं ना कहीं ये तीनों चीज़ें आपस में रिलेट करती हैं। ये चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी। इसके बाद आए भैया हम प्लाज्मोलाइसिस पर। प्लाज्मोलाइसिस पर हमने सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा। सॉल्यूशन में हमने टारगेट ऑफ फ्लैसिड के बारे में पढ़ा। फ्लैसिड टाइप की सेल वो सेल होगी जिसे 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 हम किस में रखेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे। मतलब सेल के साइज पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑस्मोसिस का प्रोसेस होगा ही नहीं। तो वो सेल कहलाती है हमारी, कौन सी सेल कहलाती थी हमारी बच्चों बताओ, हमारी कहलाती थी वो फ्लैसिड सेल। फ्लैसिड सेल, ठीक है, फ्लैसिड सेल। और एक हमने पढ़ी टारगेट सेल के बारे में। टारगेट सेल के बारे में हमने तब पढ़ा कि जब हम सेल को किस में रखेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे। किस में रखेंगे बच्चों, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे, जिससे जो सेल है वो क्या है, साइज में इंक्रीज हो जाएगी। साइज में इंक्रीज हो जाएगी। तो इस सेल को हमने बोला था टारगेट सेल। और इस मेरे हाथ से मार्कर और मार्कर के कैप बहुत छूटते हैं। चलिए आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। जिससे जो सेल है साइज में इंक्रीज हो जाएगी और सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होगा या यहाँ पे क्या है, प्रोटोप्लाज्म भी हो सकता है। साइटोप्लाज्म मैंने आप लोगों को बताया था कंडीशन होगी यूकैरियोटिक सेल की और प्रोटोप्लाज्म कंडीशन होती है आपकी प्रोकैरियोटिक सेल की। ठीक है, तो आ जाते हैं यहीं पर ही कि जो साइटोप्लाज्म जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो एक प्रेशर जो है क्रिएट करता है किस पर, सेल की सेल मेम्ब्रेन पर, जिसको हम बोलते हैं टर्गर प्रेशर। जिसको हम बोलते हैं टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर, अरे भैया स्पेलिंग ही भूल गई मैं तो। टर्गर प्रेशर, ठीक है, देख लेना बच्चों, कंफ्यूज हो गई हूँ मैं स्पेलिंग में। टर्गर प्रेशर, ठीक है, ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ी। एक हमने फ्लैसिड सेल के बारे में पढ़ा कि भैया इसे तो हम किस में रखेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे और सेल की साइज पर कोई भी इफेक्ट जो है नहीं पड़ता है। ठीक, और एक हमने पढ़ा किसकी सेल के बारे में, प्लाज्मोलाइज्ड सेल के बारे में। प्लाज्मोलाइज्ड सेल कौन सी सेल होती है, प्लाज्मोलाइज्ड सेल वो सेल होती है जिसमें प्लाज्मोलाइसिस का प्रोसेस होता है। जिसमें किसका प्रोसेस होता है, प्लाज्मोलाइसिस का प्रोसेस होता है। प्लाज्मोलाइसिस क्या है, श्रिंक हो जाना किसका, प्रोटोप्लाज्म का या एज वेल एज साइटोप्लाज्म का। ठीक है बच्चों, साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म का श्रिंक हो जाना, जिससे क्या श्रिंक हो जाती है, सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसी को हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस और इस सेल को हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइज्ड सेल। और ये कंडीशन कब होती है, ये कंडीशन तब होती है जब सेल को हम किस में रखते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं। क्लियर है ये सब बातें। फिर मैंने यहाँ पे आप लोगों को कुछ प्रेशर के बारे में बताया था कि ऑस्मोटिक प्रेशर, टर्गर प्रेशर क्या है, इक्वल होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, प्रिवेंट करता है ऑस्मोसिस के प्रोसेस को। और टर्गर प्रेशर क्या है, टर्गर प्रेशर क्या है बच्चों, टर्गर प्रेशर वो है जो सेल के साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म के द्वारा सेल की सेल मेम्ब्रेन पर लगाया जाता है जिससे सेल क्या साइज में इंक्रीज हो जाती है। और हमेशा सेल का टर्गर प्रेशर हमेशा बराबर होता है सेल पर लगाए जाने वाले ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर में, क्योंकि नॉर्मल सी बात है सेल के अंदर साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म जितना टर्गर प्रेशर क्रिएट करता है, हमें ऑस्मोसिस की प्रोसेस को रोकने के लिए उतने ही ज़्यादा सोल्यूट के द्वारा क्या लगाना पड़ता है, ऑस्मोटिक प्रेशर लगाना पड़ता है, ताकि ऑस्मोसिस का प्रोसेस जो है वो रुक जाए। ठीक, आई बात समझ में। अगेन वही बात कि ऑस्मोटिक प्रेशर का नेगेटिव और पॉजिटिव होना किस पे डिपेंड करेगा कि हम जो प्रेशर है वो पुल करके लगा रहे हैं या पुश करके लगा रहे हैं। और टर्गर प्रेशर क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होता है, तो यदि ऑस्मोटिक प्रेशर हमारा नेगेटिव है तो टर्गर प्रेशर भी हमारा नेगेटिव होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर यदि हमारा पॉजिटिव है तो टर्गर प्रेशर भी हमारा पॉजिटिव होगा। क्लियर है। और लास्ट हमने पढ़ा था इम्बाइबिशन के बारे में। अब तो ये पूरा भर गया, कहाँ लिखूं,
चलो छोटा सा यहाँ पे लिख देती हूँ क्योंकि अभी रिसेंटली पढ़ाया है तो सब कुछ दिमाग में होगा आपके। इम्बाइबिशन हमने क्या पढ़ा? इम्बाइबिशन हमने सिंपल सा प्रोसेस पढ़ा जो किसी भी सॉलिड पार्टिकल्स के थ्रू क्या है वाटर को एब्जॉर्ब करना, जिससे उसके वॉल्यूम में इंक्रीजमेंट हो जाता है। सॉलिड पार्टिकल्स में यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, अगार अगार भी हो सकता है, पैक्टिन हो सकता है, स्टार्च हो सकता है, कोई भी प्रोटीन मॉलिक्यूल हो सकता है, लकड़ी हो सकती है, सीड हो सकता है, और क्या कहते हैं कोलोइड पार्टिकल्स होते हैं ना एक्चुअली में, वो भी प्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं, वो भी हो सकते हैं। बस यहाँ पर दो चीज़ें हमें याद रखनी है कि इम्बाइबिशन का प्रोसेस तब होगा जब जो है क्या बोलते हैं सॉल्यूशन का जो प्रेशर कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है, कितना होगा कितना नहीं होगा, उसके हिसाब से जो है H2 मॉलिक्यूल ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है, एब्जॉर्बेंट के अंदर। और दूसरी बात हमें याद रखनी है कि जिस भी एब्जॉर्बेंट का यूज़ हम इम्बाइबिशन का प्रोसेस कराने के लिए कर रहे हैं उसकी क्या है एफिशिएंसी क्या है, उसकी एफिशिएंसी क्या है। क्लियर है? ये सब बात हो गई हमारी वाटर प्लांट रिलेशन के बारे में, ठीक है। आज के लेक्चर हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन के साथ, ठीक है। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।